मेरा नाम अर्जुन है। पेशे से मैं एक डिटेक्टिव हूं। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी पहचान सिर्फ एक मामूली केस सॉल्वर तक सीमित थी। लेकिन फिर एक ऐसा केस आया जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ मेरी प्रोफेशनल जिंदगी का सबसे रहस्यमय और पेचीदा मामला था, बल्कि सबसे खतरनाक भी। ये वो मामला था जिसने मुझे मेरी असली पहचान दिलाई। अब जब लोग मुझे शहर का सबसे तेज दिमाग कहते हैं तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं। लेकिन सच ये है कि ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला। उस सच्चाई तक पहुंचने का जो रास्ता मैंने चुना वो कांटों से भरा हुआ था। उस रास्ते पर चलना मेरे लिए आसान नहीं था, मगर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि किसी की मौत के पीछे छिपा रहस्य अगर समय रहते ना खोला जाए तो वो सच सदा के लिए अंधेरे में दफन हो जाता है। वो एक सर्द सुबह थी। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि खिड़की के शीशे कांप रहे थे। मैं अपने पुराने से ऑफिस में बैठा था जो शहर के एक सुनसान से कोने में था। हाथ में गर्म चाय का प्याला था और सामने टेबल पर फैली पुरानी फाइलें। तभी डेस्क पर रखा मेरा पुराना लैंडलाइन फोन घनघना उठा। वो आवाज अचानक आई थी और उस सुनसान कमरे में उसकी गूंज ने मेरी एकाग्रता तोड़ दी। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, डिटेक्टिव अर्जुन बोल रहा हूं। हमें आपकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहने से डर रही हो, फिर भी कहे बिना रह भी नहीं पा रही थी। कौन बोल रही हैं? मेरा नाम सुरभि है। मैं आपको एक केस देना चाहती हूं। ये केस मेरी बहन स्नेहा से जुड़ा है। उसकी मौत शायद आत्महत्या नहीं थी। मैंने एक झटका खाया। ये सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई। मैंने तुरंत सामने रखी डायरी और पेन उठाया और एक गहरी सांस ली। क्या आप मुझे विस्तार से सब कुछ बता सकती हैं, मिस सुरभि? नहीं, फोन पर नहीं। प्लीज, आप कल सुबह 10 बजे रॉयल एस्टेट, बिल्डिंग नंबर 12, फ्लैट 7 पर आ जाइए। वहीं मिलती हूं। फोन कट गया। सिर्फ उसका आखिरी वाक्य मेरे कानों में गूंजता रहा, उसकी मौत आत्महत्या नहीं थी। अगली सुबह मैं तय समय पर रॉयल एस्टेट पहुंचा। ये शहर का एक पॉश इलाका था। साफ सुथरी सड़कों और चमचमाते अपार्टमेंट्स के बीच बिल्डिंग नंबर 12 खड़ी थी। गेट पर एक सुरक्षा गार्ड था जो पहले ही सुरभि द्वारा मुझे आने की सूचना पाए हुए था। उसने मुझे फ्लैट 7 की ओर इशारा कर दिया। मैंने लिफ्ट ली और 7वीं मंजिल पर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने डोरबेल दबाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने एक महिला खड़ी थी, उम्र लगभग 28 से 30 के आसपास। उसकी आंखों में रातों की नींद की कमी थी, चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ दिख रही थीं। लेकिन वो अपनी भावनाओं को काबू में रखे हुए थी। अर्जुन? जी, आप सुरभि हैं? वो हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ सामाजिक औपचारिकता भर थी। उसके पीछे छिपे दर्द को मैं साफ पढ़ सकता था। आइए अंदर चलिए। घर अंदर से सजीला और व्यवस्थित था, लेकिन उस सलीके के पीछे एक अजीब सी उदासी छुपी हुई थी। दीवारों पर लगे तस्वीरें किसी कहानी की तरह थीं, एक खुशहाल जिंदगी की जो अब अधूरी लग रही थी। हम ड्राइंग रूम में बैठे। सुरभि ने मेरे सामने एक फाइल रख दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब भी दृढ़ता थी। ये स्नेहा की रिपोर्ट है। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। लेकिन मैं जानती हूं, मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने फाइल खोली। उसमें पुलिस की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरें देखकर मेरा ध्यान एक चीज पर गया। स्नेहा की कलाई पर एक पुराना ब्रेसलेट था जो आत्महत्या के प्रयास के दौरान भी सुरक्षित था। इतनी गहराई से सोचते हुए मैंने सुरभि से पूछा, क्या स्नेहा डिप्रेशन में थी या कोई मानसिक समस्या थी उसे? सुरभि ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, वो बेहद खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की थी। उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी। उसकी सगाई हुई थी और वो खुद तैयारी में लगी हुई थी।
मैंने एक लंबी सांस ली। अब मामला दिलचस्प होता जा रहा था। पुलिस की रिपोर्ट कहती थी आत्महत्या, बहन कहती थी हत्या, और मैं अब इस गुत्थी को सुलझाने की कसम खा चुका था। ठीक है मिस सुरभि, अब ये मामला मेरा है। सुरभि की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई, जो मेरे लिए एक सच्ची जिम्मेदारी बन गई। मैंने सुरभि से कहा, मुझे हर वो बात विस्तार से बताइए जो आपकी बहन स्नेहा की मौत से जुड़ी हो सकती है। छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए जरूरी हो सकती है। वो कुछ पल चुप रही, शायद यादों में डूब गई थी। फिर धीरे धीरे बोलने लगी, स्नेहा मेरी छोटी बहन थी, बेहद होशियार, समझदार और हंसमुख। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और वो अक्सर देर रात तक पढ़ती रहती थी। उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसमें एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वो गुमसुम रहने लगी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, अकेले कमरे में बैठी रहती थी। कई बार रात को डर के मारे चीख उठती थी। मैं पूछती तो कहती, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। मैंने पूछा, क्या उसने कभी किसी का नाम लिया? कोई ऐसा इंसान जिससे उसे डर लगता हो या जिससे वो परेशान हो? सुरभि ने सिर हिलाया, नहीं। बस एक बार उसने इतना कहा था कि वो किसी चीज में फंस गई है। मैंने बहुत पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और फिर 3 हफ्ते पहले हमें उसकी लाश मिली, उसी कमरे में जहां वो पढ़ा करती थी। मैंने उसके घर की तस्वीरें देखीं, खासकर उस कमरे की जहां स्नेहा की मौत हुई थी। सब कुछ व्यवस्थित था, मेज पर किताबें, एक लैपटॉप और दीवार पर कुछ पोस्टर्स। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, लैपटॉप स्क्रीन आधा खुला था और स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट खुला था जिसका नाम था वह जो दिखता नहीं। मैंने तुरंत पूछा, क्या लैपटॉप पुलिस के पास है? सुरभि ने जवाब दिया, नहीं। पुलिस ने उसे केस बंद होने के बाद वापस कर दिया था। वो अब मेरे पास है। मैंने कहा, तो मुझे वो लैपटॉप दिखाइए, शायद वहीं से शुरुआत हो। सुरभि मुझे अंदर वाले कमरे में ले गई। उसने एक अलमारी से लैपटॉप निकाला और मुझे दिया। जैसे ही मैंने उसे खोला, लैपटॉप ऑन हुआ और वही डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर खुला, वह जो दिखता नहीं। मैंने स्क्रीन पर स्क्रॉल किया, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। टेक्स्ट अधूरा था, मानो किसी ने कुछ टाइप किया हो, फिर डिलीट कर दिया हो, या फिर किसी डरावनी हड़बड़ी में सब अधूरा छोड़कर भाग गया हो। डॉक्यूमेंट में बस एक पंक्ति थी, अगर यह पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं अकेली नहीं थी। कोई है जो सब देख रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन है। मैंने लैपटॉप का पूरा डाटा स्कैन किया, ब्राउज़र हिस्ट्री, हाल के डॉक्यूमेंट्स, चैट्स, डाउनलोड्स, और फिर एक नाम बार बार उभर कर सामने आया, ब्लैक बुक क्लब। मैंने पूछा, क्या आप जानती हैं ब्लैक बुक क्लब क्या है? सुरभि ने सिर हिलाया, नहीं। लेकिन एक बात याद है, स्नेहा कभी कभी किसी किताब की बात करती थी जिसे वो विशेष कहती थी। वो कहती थी कि ये किताब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यह कोई अंडरग्राउंड क्लब है जहां किताबों की आड़ में कोई खेल चल रहा है। अब मुझे 2 बातें करनी थीं, एक, इस ब्लैक बुक क्लब के बारे में पता लगाना, और दूसरा, स्नेहा की पुरानी दोस्ती और संपर्कों की जांच करना। मैंने सुरभि से स्नेहा की डायरी मांगी, कोई भी निजी नोटबुक जो उसने लिखी हो। कुछ ही पलों में सुरभि एक लाल रंग की मोटी डायरी ले आई। उस पर एक पेंसिल से सिर्फ एक अक्षर उकेरा हुआ था, आ। डायरी की शुरुआत में लिखा था, हर पन्ना इस जाल का हिस्सा है। अगर कोई समझ सके तो शायद वो मेरी सच्चाई तक पहुंच पाए। अगर अर्जुन यह पढ़ रहा है तो उसे रास्ता मिल जाएगा, बशर्ते वो पीछे मुड़कर न देखे। ये बात मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। एक मृत लड़की ने अपने शब्दों में मेरे लिए संकेत छोड़े थे, और शायद यही मेरी पहली मंजिल थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए मुझे एक खास एंट्री मिली, दिनांक 5 अक्टूबर। आज मेरी उससे मुलाकात हुई जिसने कहा कि मुझे ब्लैक बुक क्लब का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन उसने कहा नियम सख्त हैं। मैंने जब नाम पूछा तो उसने कहा,
नाम जानना बेकार है, क्योंकि यहाँ कोई नाम से नहीं, किताब से पहचाना जाता है। अब बात और गहरी हो चली थी। ये कोई साधारण क्लब नहीं था। मैंने सोचा कि अगला कदम होगा उस क्लब के बारे में जानना। मैंने तय किया, अब मैं उस कॉलेज जाऊंगा जहां स्नेहा पढ़ती थी। शायद वहां से कुछ और सुराग मिल सके। शायद कोई दोस्त, कोई प्रोफेसर या कोई लाइब्रेरियन कुछ जानता हो। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंचा। वहां का माहौल बेहद शांत था, लेकिन स्नेहा के नाम का जिक्र करते ही लाइब्रेरियन का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीमे से कहा, आप उससे जुड़े हैं? मैंने जवाब दिया, उसकी मौत की जांच कर रहा हूं। उसने मेरी ओर झुककर कहा, सावधान रहिएगा। वो किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती। वो आपको अपने अंदर खींच लेती हैं। मैं चौंक गया। अब खेल गहरा हो रहा था। और मुझे यकीन हो गया था, स्नेहा की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें कई और चेहरे छुपे थे। और मैं अब उस दरवाजे के सामने खड़ा था, जहां से रहस्य की असल कहानी शुरू होती है। डायरी का पहला पन्ना अब भी मेरी आंखों के सामने है, स्नेहा की लिखाई, साफ और संतुलित, लेकिन हर शब्द में एक बेचैनी छिपी हुई। हर पन्ना इस जाल का हिस्सा है। अगर कोई समझ सके, तो शायद वो मेरी सच्चाई तक पहुंच पाए। अगर अर्जुन यह पढ़ रहा है, तो उसे र से शुरू करना होगा। मैं र पर अटका रहा। क्या ये कोई नाम है? कोई संकेत? कोई जगह? मैंने डायरी के अगले कुछ पन्नों को ध्यान से पढ़ा। वहां पर अजीब अजीब किताबों के नाम लिखे थे, जिनमें से ज्यादातर मुझे बिल्कुल अनसुने लगे। रात के साए, रात्रि चक्र, रक्त चिन्ह, रूह का रहस्य। सभी नाम र से शुरू होते थे। क्या यह इत्तेफाक था? मैंने अपने निजी नोट्स निकाले और सभी शीर्षकों को सूचीबद्ध किया। फिर इंटरनेट पर इन किताबों की खोज की, परंतु इनमें से अधिकतर किताबें किसी लाइब्रेरी रिकॉर्ड में नहीं थीं। मगर एक लिंक उभरा, एक बंद फोरम का पुराना पेज, जिस पर लिखा था, ब्लैक बुक क्लब, उन किताबों के लिए जिन्हें समाज ने नकारा है। ये एक रहस्यमयी क्लब था जो सिर्फ आमंत्रण पर काम करता था। उसका कोई मुख्यालय नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं, सिर्फ विस्पर्स, फुसफुसाहटें। और एक अजीब सा कोड वाक्य, पढ़ो वो जो लिखा नहीं गया, समझो वो जो कहा नहीं गया। मैंने सुरभि से पूछा, क्या स्नेहा कभी किसी क्लब में जाती थी? या कोई समूह जिससे वो जुड़ी थी? सुरभि सोच में पड़ी। फिर बोली, हाँ, एक बार उसने कहा था कि वो पढ़ने वालों की असली मंडली से मिली है, जहां वो ऐसी किताबें पढ़ सकती है जो कहीं नहीं मिलती। मैं समझी थी कोई किताबों की मंडली होगी, जैसे साहित्यिक क्लब वगैरह। मैंने सिर हिलाया, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। अब मुझे दिल्ली की एक पुरानी, प्राइवेट लाइब्रेरी की जानकारी मिली, राजमार्ग पुस्तकालय, जो केवल सदस्यों के लिए थी। और वहां एक अलग खंड था जिसे रात्रिभाग कहा जाता था। कहते हैं, वहां वो किताबें रखी जाती हैं जो किसी सूची में दर्ज नहीं होती। मैंने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह मैं राजमार्ग पुस्तकालय के दरवाजे पर था। वो एक पुराने कोठी की तरह दिखने वाली इमारत थी, बड़ी बड़ी खिड़कियां, मोटे दरवाजे और भीतर घुप सन्नाटा। वहां का लाइब्रेरियन, एक उम्रदराज आदमी, मेरी तरफ बिना मुस्कुराए देखता रहा। मुझे रात्रिभाग देखना है, मैंने सीधा कहा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर धीमे से पूछा, किसकी सिफारिश पर आए हो? मैंने स्नेहा का नाम लिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पीछे चलो। मैं उस अंधेरे गलियारे में उसके पीछे चल पड़ा, हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक लोहे का दरवाजा खुला, भीतर अजीब सी महक थी, जैसे बहुत पुरानी किताबों और नमी की मिली-जुली गंध। वहां सिर्फ एक ही किताब मुझे दिखी, बिना नाम के, काले रंग की मोटी जिल्द। जैसे ही मैंने उसे छुआ, पीछे से उस बुजुर्ग ने कहा, हर किताब सवाल नहीं देती, कुछ किताबें सिर्फ रास्ते खोलती हैं। मैंने किताब खोली और पहला पन्ना पढ़ा, स्नेहा की लिखाई में एक नोट था। मैंने इसे शुरू कर दिया है। अब अर्जुन को भी आना होगा। ब्लैक बुक क्लब की सच्चाई अब छुप नहीं सकती।
मेरी सांस रुक गई। यह केवल एक केस नहीं था, यह एक जाल था और मैं अब उसमें दाखिल हो चुका था। उस रात मैंने बहुत देर तक नींद नहीं ली। स्नेहा की डायरी, वो रहस्यमय किताबें और ब्लैक बुक क्लब, सब एक ही जाल की कड़ियां लग रही थीं। अगली सुबह मैं सबसे पहले गया ब्राउन स्ट्रीट लाइब्रेरी, वही पुरानी लाइब्रेरी जो कभी अंग्रेजों के ज़माने की थी। स्नेहा अक्सर यहां आती थी। लाइब्रेरी के मुख्य दरवाजे पर एक वृद्ध दरबान मिला, हल्की मुस्कान वाला, लेकिन आंखों में अनुभव का गहरापन। मैंने उससे पूछा, क्या स्नेहा नाम की लड़की यहां आया करती थी? उसने कुछ देर मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, आती थी। लेकिन वो बाकी लोगों से अलग थी। किताबें मांगती नहीं थी, खुद ही जाकर चुनती थी, नीचे के तहखाने से। तहखाना? हाँ, पुरानी किताबों का हिस्सा जो अब इस्तेमाल नहीं होता। वहां हर कोई नहीं जा सकता, पर उसके पास विशेष अनुमति थी। मैंने लाइब्रेरी के मुख्य प्रबंधक से विशेष अनुरोध करके तहखाने तक पहुंचने की अनुमति ली। तहखाने में घुसते ही धूल और सड़ी हुई कागज की गंध से सामना हुआ। दीवारों पर पीली रोशनी वाले बल्ब लटक रहे थे जो एक डरावनी परछाई बना रहे थे। कमरे के एक कोने में एक पुराना रैक था, उस पर वही किताबें रखी थीं जिनके नाम स्नेहा की डायरी में थे। रात्र चक्र, रूह का रहस्य और बीच में रखी एक मोटी, काली जिल्द वाली किताब जिसका नाम था रेखाओं के पार। मैंने उसे खोला और पहला पन्ना स्नेहा की हस्तलिपि में था। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी खोज में लगे हो। सावधान रहना अर्जुन, अब जो रास्ता तुम पर खुलेगा वो केवल जानकारी नहीं बल्कि भ्रम की गहराइयों तक जाएगा। अगले कुछ पन्नों में अजीब नक्शे, पेंसिल से बने कोड और कुछ खास शब्दों पर रेखाएं खींची हुई थीं, जैसे द्वार, ध्वनिपथ और संकेत की दीवार। मैं एकदम से सतर्क हो गया। संकेत की दीवार का जिक्र मुझे स्नेहा के घर की उस दीवार की याद दिला गया जहां उसने पोस्टर के पीछे कुछ चिन्ह बना रखे थे। क्या वो दीवारें भी किसी रहस्य को छुपा रही थीं? मैंने रैक के नीचे देखा और वहां एक धातु की पट्टी जैसी कुछ थी जिसे खींचने पर दीवार में हल्की सी कंपन हुई। धीरे धीरे दीवार का एक हिस्सा धंसने लगा। एक अदृश्य दरवाजा खुल चुका था। उस दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी, अंधेरी, ठंडी और पत्थरों से बनी। मेरे पास टॉर्च थी जिसे जलाकर मैं अंदर बढ़ा। सुरंग लगभग 20 फीट लंबी थी और अंत में जाकर एक छोटे से कक्ष में बदल गई। वहां एक मेज पर रखी थी एक चिट्ठी और एक पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन। चिट्ठी में लिखा था, मैं जानती थी तुम आए बिना नहीं रह पाओगे। अर्जुन, अब तक जो देखा वो केवल सतह थी। असली ब्लैक बुक क्लब यहां से शुरू होता है। नीचे की फाइल सुनो और अपने हर निर्णय से पहले 2 बार सोचो। मैंने रिकॉर्डिंग चालू की। आवाज स्नेहा की थी। जब मैंने ब्लैक बुक क्लब में पहली बार प्रवेश किया तो सब कुछ बहुत रोमांचक लगा। हम किताबें नहीं पढ़ते थे, हम अनुभव करते थे। हर किताब एक यात्रा थी। लेकिन फिर मुझे कुछ असामान्य महसूस हुआ। कुछ किताबें जैसे चेतावनी देती थीं, कुछ पन्ने अपने आप पलटते थे। और कुछ ऐसे थे जो केवल उन लोगों को दिखते थे जो सच में खोज में थे। फिर मुझे वो फाइल मिली, क्लब के कुछ सदस्यों के नाम, उनकी गतिविधियां और वो रहस्य जो छिपाए जा रहे थे। मैंने उसे सुरक्षित किया और 3 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा इस रिकॉर्डर में, दूसरा लाइब्रेरी के तहखाने में और तीसरा उस जगह जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारी पहली मुलाकात। वो पुराना कैफे जो अब बंद हो चुका था। मुझे वहां जाना ही होगा। मैंने तहखाने के कक्ष की तस्वीरें लीं, रिकॉर्डिंग को फोन में सेव किया और जल्दबाजी में लाइब्रेरी से निकल पड़ा। रास्ते में मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या स्नेहा अभी भी जिंदा है? या फिर ये सब उसका आखिरी प्रयास था, मुझे उस सच्चाई तक पहुंचाने के लिए जिसे वो अकेले नहीं संभाल सकी? अब जो रास्ता तुम पर खुलेगा वो केवल जानकारी का नहीं बल्कि निर्णयों का रास्ता होगा। हर एक पन्ना तुम्हें उस ओर ले जाएगा जहां से मैं शायद कभी वापस नहीं लौट सकी। स्नेहा की लिखावट जैसे मेरी सांसें रोक रही थी। किताब के हर पन्ने पर कुछ कोडवर्ड्स, कुछ रेखाचित्र और कुछ बेहद पुराने नक्शे थे, कुछ इतने जटिल कि उन्हें समझना एक चुनौती था।
एक नक्शे पर लाल स्याही से 3 चिन्ह बने थे, जिनमें से एक पर पूर्वी दीवार के पीछे लिखा था। मैंने उसी तहखाने की दीवारों को गौर से देखना शुरू किया। दीवारें भले ही पथरीली और पुरानी लगती थीं, लेकिन एक कोना थोड़ा अलग था, वहां पत्थर की ईंटें बाकी दीवारों से हल्की थीं। मैंने अपनी उंगलियों से थपथपाया, एक खोखली गूंज। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पास पड़ी एक पुरानी रॉड से उस हिस्से को धीरे धीरे खटखटाया और अचानक ईंटें ढह गईं। पीछे एक अंधेरी सुरंग खुली, सीलन, धूल और पुरानी लकड़ी की गंध भीतर से बाहर आई। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। सुरंग संकरी थी और दीवारों पर कई जगह पुराने कागज चिपके हुए थे, उन पर कुछ अजीब रेखाएं थीं जो शायद कोई कोड या संकेत थे। कुछ दूरी पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था द गेट ऑफ इचिकाल। इस शब्द से मैं परिचित नहीं था, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक छोटा सा कमरा खुला जिसमें दीवारों पर दर्जनों फाइलें थीं। सभी फाइलों पर एक ही मोहर थी, BBC, शायद ब्लैक बुक क्लब। मैंने सबसे ऊपर की फाइल उठाई, उसमें स्नेहा की तस्वीर लगी थी। फाइल के अंदर उसका नाम नहीं था, बल्कि सिर्फ कोड S9 और उसके नीचे लिखा था विशेष सदस्य 0 बिंदु तक पहुंची। अध्ययन जारी। निगरानी में रखा गया। संपर्क असंभव। मैंने झटके से दूसरी फाइलें देखीं, वहां और भी नाम थे, कोड में A3, R5, V2। सभी के नीचे निगरानी में लुप्त या नियंत्रण विफल जैसे शब्द लिखे थे। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी। यह एक संगठित प्रयोगशाला थी, मानव मस्तिष्क, व्यवहार और पढ़ने की शक्ति को समझने और बदलने का एक खतरनाक प्रयास। और स्नेहा उसमें न केवल शामिल थी, बल्कि शायद वह उन कुछ लोगों में थी जो उस पूरे रहस्य को जानती थी। एक नोट मेरे हाथ में आया। अगर अर्जुन इस जगह तक पहुंच गया है, तो उसे जान लेना चाहिए कि अब वह खुद एक प्रयोग का हिस्सा है। वापसी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वह सच की तलाश में है, तो उसे नॉर्थ हॉल में रखे नक्शे को खोलना होगा और द ब्लाइंड रूम तक पहुंचना होगा। मेरे सामने अब सिर्फ एक रास्ता था, आगे बढ़ना। वापस लौटने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। कमरे के कोने में एक और दरवाजा था, बहुत भारी और लोहे का। उस पर एक पहेली उकेरी हुई थी। वो चीज जो सब पढ़ सकते हैं, पर कोई पूरी नहीं समझता। वो जो बिना आवाज के बोलती है। वही तुम्हारा रास्ता है। मैंने धीरे से फुसफुसाया, किताब। दरवाजा खुल गया। अंधकार में डूबे एक नए संसार की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने सबसे ऊपर की फाइल उठाई, उसमें एक नाम चमक रहा था, डॉक्टर अद्वैत सेन। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, संस्थापक सदस्य, ब्लैक बुक क्लब, 1984। डॉक्टर सेन। यह वही नाम था जो स्नेहा की डायरी के पहले पन्ने में लिखा था। मेरी सांसें रुक गईं। क्या यह वही व्यक्ति था जिसने ब्लैक बुक क्लब की नींव रखी थी? और क्या स्नेहा उसी से जुड़ी थी? फाइल के अंदर सैकड़ों कागज थे, सदस्यों के नाम, उनके कोडवर्ड, किताबों की लिस्ट जिन्हें पढ़ने की अनुमति दी गई थी, और सबसे अजीब एक सेक्शन था जिसमें लिखा था मेंटली अफेक्टेड टू बी आइसोलेटेड। उस लिस्ट में कई नाम थे। उनमें से एक नाम देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, स्नेहा कपूर। मैंने फौरन अगली फाइलें खंगालनी शुरू की। एक फोल्डर में स्नेहा की एक फोटो थी, लाइब्रेरी के बाहर की, पीछे तारीख थी 16 मार्च 2022, यानी ठीक 2 दिन पहले। लेकिन फोटो के नीचे लाल रंग में लिखा था, अप्रोच टर्मिनेटेड, कोड 9। कोड 9 का मतलब क्या था? मैंने एक अलग फाइल में देखा, कोड 9, वॉलंटरी डिसअपियरेंस, यानी किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से गायब मान लिया जाता है और फिर उसकी कोई तलाश नहीं की जाती। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। स्नेहा को गायब घोषित कर दिया गया था? लेकिन क्यों? और किसकी अनुमति से? इतने में कमरे के अंदर एक धीमी सी आवाज गूंजी, किसी की सांसों की आवाज। मैंने टॉर्च घुमाई, एक और दरवाजा था, हल्का खुला हुआ। मैंने साहस जुटाया और दरवाजे को पूरी तरह खोला। सामने एक सीढ़ी थी जो ऊपर जा रही थी, शायद बाहर की ओर। मैं आगे बढ़ा, सीढ़ियां चढ़ते हुए एक और दरवाजे पर पहुंचा जिस पर लिखा था
पुस्तकें हमेशा सच नहीं बोलती, लेकिन जो बोलती हैं वह सब कुछ बदल सकता है। दरवाज़ा खोलते ही मैं एक और पुस्तकालय में था, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं था। यह किसी गुप्त संस्था की निजी लाइब्रेरी थी। वहां सफेद कोट पहने 4 लोग कुछ दस्तावेज पढ़ रहे थे। मैंने वहां एक मेज पर पड़ी फाइल में देखा, सब्जेक्ट AR-14 अर्जुन रॉय, यह मेरा नाम था। मैं चौंक गया। मेरा पीछा पहले से हो रहा था। मेरे पीछे किसी ने कहा, हमें पता था तुम यहां आओगे। मैंने पलटकर देखा, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, वही डॉक्टर अद्वैत सेन। तुमने उस दरवाजे को खोल लिया जो हमने सालों से बंद कर रखा था। अब तुम्हें पूरा सच जानना होगा। लेकिन पहले एक विकल्प चुनो, या तो हम सब भूलकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ, या फिर जो तुमने शुरू किया है उसे अंत तक ले जाओ। मैंने उसकी आंखों में देखा। एक लहर सी उठी अंदर, डर की, रोमांच की और जिम्मेदारी की। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानना चाहता हूं। आखिर स्नेहा कहाँ है? डॉक्टर सेन मुस्कराया, फिर बोला, तो सुनो अर्जुन, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां तुम्हें लगा था कि वह खत्म हो गई है। सीढ़ियां पत्थरों से बनी थीं, हर कदम पर लकड़ी की पुरानी आवाजें, ऐसा लग रहा था जैसे समय की परतों को चीरकर मैं किसी निषिद्ध इतिहास की ओर बढ़ रहा हूं। ऊपर पहुंचते ही एक लकड़ी का भारी दरवाजा सामने आया, जिस पर लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड आर्काइव एक्सेस लेवल, ओमेगा। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह कांच से ढका हुआ था, जिसके भीतर एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, उम्र लगभग 70 साल, बाल सफेद, आंखों में गहराई। उसकी मेज पर एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा था, और जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, मुस्कराया। तो तुम आ ही गए, अर्जुन, उसने कहा। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे स्नेहा खोज रही थी, डॉक्टर अद्वैत सेन। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वही अद्वैत सेन, जिसकी फाइलें तहखाने में छिपी थी। मैंने क्लब को बनाया था, लेकिन यह जिस रास्ते पर चल पड़ा, वो मेरा रास्ता नहीं था। हमने ज्ञान के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। और स्नेहा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बहुत समझदार लड़की थी। सब जान चुकी थी। लेकिन वो हमें उजागर करना चाहती थी। हमने उसे रोकने की कोशिश की। कोड 9 लागू किया गया। लेकिन क्या? वो उठकर पीछे गया और एक अलमारी खोली। वहां एक औरत बैठी थी, कमजोर पर जिंदा। स्नेहा, मैं चिल्लाया। उन्होंने मुझे कैद कर लिया था, स्नेहा बोली, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर सेन ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अब सच सामने आ ही गया है। क्लब को बंद किया जा चुका है। यह सब खत्म होने का समय है। पुलिस को सूचना दी गई। तहखाने, फाइलें, रिकॉर्ड्स, सब जब्त कर लिए गए। डॉक्टर सेन ने बयान दिया और ब्लैक बुक क्लब को सरकारी जांच में सौंप दिया गया। स्नेहा को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। मैंने अपने पुराने नोट्स बंद किए और आखिरी बार डायरी में लिखा, यह केस यहीं खत्म होता है। लेकिन ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती। और जहां अंधेरा ज्यादा हो, वहां सच की लौ और तेज जलती है। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।